हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ गुनदीप कौर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी की फ़र्स्ट क्लास। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट्स के ऊपर बात करें जो हर एक बच्चे के मन में रहता है जब वो 11th से 12th में शिफ्ट हो रहा होता है। अकाउंटेंसी अब +2 में कैसे होने वाली है, एक जो बहुत कॉमन डाउट सबके मन में रहता है कि हमने 11th में क्या पढ़ा, अब 12th में क्या पढ़ने वाले हैं। आपने 11th में सीखा जर्नल एंट्रीज। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, वेदर इट इज़ कैश ट्रांजैक्शन और वेदर इट इज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हमने उसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना सीखा। जर्नल से फिर हमने क्या करा, लेजर पोस्टिंग, देन ट्रायल बैलेंस। हमने पूरे साल भर में कैश बुक्स भी बनाए। उसके बाद अगर कोई मशीनरी है उस पर हमने डेप्रीसिएशन लगाया। फिर हमने कुछ मिस्टेक्स हुई तो उन्हें रेक्टिफाई करना भी सीखा। अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमें कुछ बिल्स रिसीव हुए तो उनकी एंट्रीज करनी हमने सीखी। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकाला। लेकिन ये जो सब काम हुआ वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हुआ, यानी कि एक अकेला पर्सन जब बिज़नेस को चला रहा है, ये सारे काम हमने एक सोल प्रोप्राइटर के लिए सीखे। एक सिंगल पर्सन जब बिज़नेस को रन कर रहा है, उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे, कैश बुक मेंटेन करी, डेप्रीसिएशंस लगाए। ये 11th में हो चुका। अब आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो चुका है, तो वैसे ही अब हमें बिज़नेस को भी इंक्रीज़ करना है। अगर एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, कैश लिमिटेड है, जिसके कारण वो प्रॉफिट भी लिमिटेड क्राइटेरिया तक ही कमा सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट को डबल करना है या इंक्रीज़ करना है तो हमें पर्सन्स, एक ग्रुप की या पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। जब 2 पर्सन मिलकर काम करें तो उनके काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, वो काम बांट लेते हैं, काम ज़्यादा कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ने के बाद अब हम बिज़नेस को इंक्रीज़ करेंगे कैसे, या तो वो पार्टनरशिप के थ्रू होगी या वो फिर कंपनीज उससे भी बड़े लेवल के थ्रू होगी। 12th में हम इन सब की ही अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, पार्टनरशिप एंड कंपनी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप। 11th में हमने करा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हमने निकाला नेट प्रॉफिट। यहाँ तक काम था, सोल प्रोप्राइटर था। नेट प्रॉफिट उठाकर हमने क्या कर दिया, सोल प्रोप्राइटर के, एक सिंगल ओनर के कैपिटल में डाल दिया, क्योंकि और कोई इंक्लूड नहीं है उस बिज़नेस में। बट अब क्या रहने वाला है, अब बिज़नेस के पार्टनर्स होने वाले हैं, एक से ज़्यादा मालिक होने वाले हैं। जब एक से ज़्यादा मालिक हो जाएंगे तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, उन्हें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। हमने 11th में क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिया। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद हमने P&L अकाउंट बनाया। P&L अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट चाहिए, हमने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र किया। उसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दिया। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, जो कि हमारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, और P&L में कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैसे एक्सपेंसेस, जो हमारे ऑफिस और शोरूम से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। उन सबको माइनस करने के बाद यहाँ हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। 11th में ये नेट प्रॉफिट सीधा कैपिटल में ऐड हो जाता था, लेकिन अब पार्टनरशिप है, एक से ज़्यादा पर्सन उस बिज़नेस को कैरी कर रहे हैं। इस प्रॉफिट पर अकेले सिंगल पर्सन का तो हक रहना ही नहीं वाला। तो अब पार्टनरशिप में एक जो नया पॉइंट बढ़ेगा वो ये है कि हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना सीखेंगे। पूरे साल के कुछ उनके एक्सपेंसेस भी होंगे, उन्होंने जो बिज़नेस में कैपिटल लगाई होगी वो भी डिफरेंट होगी। उस बेसिस पर हम इन प्रॉफिट्स को बांट देंगे। एक सिर्फ सिंगल पॉइंट जो यहाँ रहने वाला है, कोई जर्नल एंट्रीज के रूल नहीं बदलेंगे, ना ग्रॉस प्रॉफिट निकलना बदलेगा, ना नेट प्रॉफिट निकलना बदलेगा। हर चीज़ एज इट इज़ रहेगी। एक नई चीज़ ये ऐड होने वाली है पार्टनरशिप में। दिस इज़ इट। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इन्हें डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या है?
पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। चलिए पहले बात करते हैं एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है? पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट है। अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, सबसे पहले प्रिंसिपल एंड एजेंट मेथड पर ये काम कर रहा है। प्रिंसिपल एंड एजेंट मेथड अब क्या है? मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। अब ए पार्टनर ने किसी नेक्स्ट फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। मान लीजिए कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड है या फर्म है, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। उस कॉन्ट्रैक्ट में जब वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उन्हें जो अपना शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स में, या उन्हें जो उनके काम करने के लिए जो पैसे मिलेंगे, क्या वो अकेला ए रखेगा? ऐसा नहीं है। जो प्रॉफिट होगा वो उन तीनों ए, बी एंड सी में बंटने वाला है। अगर ऐसे कोई लॉस भी हो गया तो वो अकेला ए क्यों वेरी करे? ए, बी एंड सी उस लॉस के लिए ज़िम्मेदार होंगे और ए, बी, सी ही उस प्रॉफिट के लिए ज़िम्मेदार होंगे। बेसिकली एग्रीमेंट वर्ड यहाँ ये एक्सप्लेन कर रहा है। प्रिंसिपल एंड एजेंट मेथड यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जब कोई पर्सन पार्टनरशिप में आ गया, उस पार्टनरशिप में होने वाले लॉस, उस पार्टनरशिप में होने वाले एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, वो ए, बी, सी यानी कि तीनों पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स सब आपस में अपने प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। सो पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। एक और चीज़ यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट वर्ड आया है। अगर आप यहाँ लॉस लिख देंगे तो लॉस लिखते ही ये डेफिनेशन हो जाएगी गलत। क्यों? जब हम एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो अगर हम इस इंटेंशन से स्टार्ट करें कि मुझे लॉस बांटना है, तो वो कभी बिज़नेस चल ही नहीं सकेगा। हम हमेशा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जहाँ लॉस भी हो सकता है या जहाँ प्रॉफिट हो ही नहीं सकता? तो वो है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो हैं वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो काम करती हैं सोसाइटी वेलफेयर के लिए। सो यहाँ प्रॉफिट और लॉस का कोई भी मकसद नहीं रहता। लॉस लिखते ही डेफिनेशन गलत हो जाएगी। माइंड में एक बात ये ध्यान रखनी है, बिजनेस हमेशा किया जाएगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो नेक्स्ट है आगे, कैरिड बाय ऑल। उस बिज़नेस को या तो तीनों A, B, C तीनों मिलके चला सकते हैं। ड्यूटीज़ पहले असाइन हो जाएंगी कि A का काम ये है, B का काम ये और C का काम ये है। बट आगे एक लाइन और आ रही है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लीजिए यही पार्टनर्स हैं A, B और C। A एंड B के पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी है कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन इन दोनों के पास लैक ऑफ टाइम है, समय नहीं है उस बिज़नेस को देने के लिए। वहीं अगर हम बात करें C की, मान लीजिए C के पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, लेकिन टाइम है बिज़नेस में देने के लिए और हुनर है बिज़नेस में देने के लिए। सो ये पर्सन्स A और B अपनी मनी इन्वेस्ट करेंगे और C अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। सो एनी ऑफ देम यानी कि C काम करेगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। C इन दोनों के बिहाफ पे काम करेगा, अपना टाइम लगाएगा, लेकिन वो पैसा नहीं दे सकता। बेसिकली ये बात हो गई। कैरिड बाय ऑल, या तो उसे तीनों चला सकते हैं या कोई एक उन तीनों चारों के बिहाफ पर उस बिज़नेस को चला सकता है। सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन एक बारी वापस देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits carried by all or any of them acting for all। अब एक मेन इम्पॉर्टेंट बात, एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ऑरल एंड रिटन एज वेल। आज के टाइम में जो है वो एग्रीमेंट रिटन हो रहे हैं ताकि आगे जाकर कोई झगड़ा हो तो उसको हम सॉल्व कर सके, क्योंकि हर चीज़ रिटन में है तो हमें एक एविडेंस मिल जाता है कि ये पर्सन यहाँ रॉन्ग प्रूव हो रहा है, ये पर्सन यहाँ राइट प्रूव हो रहा है। पहले के टाइम पे ऑरल एग्रीमेंट्स होते थे, एग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, ऑरल एंड रिटन। अब ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ये डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 की। आई रियली होप कि आपको यहाँ तक पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ आई होगी। अब एक चीज़ रह गई फंडामेंटल्स। अगर हम फंडामेंटल्स को बेसिकली बोले तो फंडामेंटल्स क्या है? बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो हम इस चैप्टर में अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स जो पार्टनरशिप में अप्लाई होने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।